जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग हल करते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। सिर्फ उसी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, यानी ऐसे प्रश्न जो बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं, या हम ऐसे भी प्रश्नों को लेकर चलेंगे जो इस बार के बोर्ड के एग्जाम में लगभग 90% चांस रखते हैं कि इस बार आ ही जाए। ठीक है, तो हम पेपर सॉल्व करवा रहे थे, लेकिन अब ऐसे ही प्रश्नों को छांट छांट कर हम हल करवाएंगे जो केवल और केवल बोर्ड के एग्जाम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो और अच्छे मार्क्स वाले पे क्वेश्चन हल करवाएंगे। मतलब हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के हो सकता है 4 मार्क्स के हो, या हो सकता है 6 मार्क्स के हो। ऐसे ही प्रश्नों पे आज केवल चर्चा करेंगे और केवल इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन हल करवाएंगे, क्योंकि लगभग सभी प्रश्न होते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सिर्फ उसी पर चर्चा करेंगे और उसी को हल करवाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि वीडियो पसंद आएगा तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अति महत्वपूर्ण प्रश्न केवल हल करवाएंगे। चलिए देखते हैं ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों, मेरे पास एक बोर्ड का पेपर है, उस बोर्ड के पेपर के हिसाब से मैं एक प्रश्न लेकर चल रहा हूं। देखिए, प्रश्न में पूछा हुआ है कि एक आकृति दिया है, ऐसे आपके स्क्रीन पे पेपर दिख रहा होगा। ऐसी आकृति बनी है क्वेश्चन में। और प्रश्न में पूछ रहा क्या रहा है, कह रहा है कि चित्र में वर्ग ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, और यहां P लिखा हुआ है, यहां Q लिखा है, कि अंदर OA बराबर 20 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की वैल्यू जो दे रहा है वो 20 सेंटीमीटर दिखा है और ये वर्ग है। तो कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। बच्चों, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी ये जो रंगीन भाग है उसका क्षेत्रफल कितना है निकल कर गया है। हमारे पास डेटा केवल इतना ही मौजूद है। बच्चों, हम जानते हैं कि जो आकृति दिया हुआ है इसमें 90 अंश का कोण है। अगर इसको कंप्लीट किया जाए तो एक वृत्त बन करके तैयार होगा। ऐसे इस वृत्त को देखा जाए तो चौथा हिस्सा है इसका, ये केवल चौथा हिस्सा। तो चौथा हिस्सा का मतलब ये 90 अंश का कोण बनेगा। अगर 90 अंश का कोण बनेगा तो ये है एक चतुर्थांश। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चतुर्थांश का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे वृत्त का मतलब जो दिख रहा है आकृति पूरा छायांकित और ये वर्ग सबका क्षेत्रफल निकल जाएगा। मुझे निकालना क्या है, केवल रंगीन भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो रंगीन भाग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो इसमें क्या काम करना होगा, ये त्रिज्या मुझे चाहिए। तो त्रिज्या का मतलब है कि यहां से यहां तक की लंबाई चाहिए। तो जब यहां से यहां तक लेकर चलेंगे लंबाई, तो ये ओबी जो बनेगा इस वर्ग का विकर्ण बनेगा। तो पहले ओबी का मान निकाल लेते हैं। ओबी का स्क्वायर बराबर बनेगा ओए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बच्चों, आपको पता है कि वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, मतलब ये हो जाएगा 400 और ये भी 400, यानी जोड़ेंगे तो 800। इसको करनी से मतलब इसको निकालेंगे, ओबी की वैल्यू निकालेंगे तो ओबी बराबर करनी में आ जाएगा, अर्थात ओबी बराबर निकल करके आएगा वो 20 करनी में 2 आएगा। ठीक है बच्चों, इतना सेंटीमीटर निकल करके आ गया। अब मुझे क्या काम करना है, रंगीन भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो रंगीन भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, रंगीन भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहां से लेकर चलेंगे तो लिखा जाएगा 1/4, या हम लोग ऐसे कर सकते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्तखंड नहीं है, त्रिज्यखंड है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है
पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 और माइनस वर्ग यानी भुजा का स्क्वायर। तो ये पाई की वैल्यू पाई ही रहने देते हैं, यूज कर लेंगे आगे जो यूज करना होगा। आर का मान यहां से यूज करेंगे तो हो जाएगा 20 करणी में 2 का वर्ग इंटू 90 डिग्री बटा में 360 माइनस हो जाएगा भुजा का मतलब 20 का वर्ग, ऐसे बच्चों हो जाएगा पाई इंटू इसका जब वर्ग लिखा है तो वर्ग करने का मतलब हो जाएगा 400 और गुणे 2, 400 गुणे 2 करने में 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा और गुणे 90 बटा में 360 माइनस 400। बच्चों ये 90 से कटाएंगे तो 9 चौको 36, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 4 से कटाएंगे तो ये आएगा 100, मतलब हो जाएगा अगर पाई का मान 3.14 रखें तो गुणा 100 और गुणा 2 और माइनस 400। इसका जब 100 का गुणा करेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, गुणा 2 माइनस 400, ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 माइनस हो जाएगा 400, बराबर निकल करके आएगा 8 और ये 2 और ये हो जाएगा 2, यानी 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा जो निकल करके इसका क्षेत्रफल निकल करके आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आसान सा क्वेश्चन था लेकिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बच्चों, दिया है प्रश्न में कि दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः, परिमाप दिया है, परिमाप समरूप त्रिभुजों का परिमाप, समरूप त्रिभुजों का परिमाप ये परिमाप दे रहा है कितना है, वो दे रहा है 40 संबंध है, 40 और 60। एक 40 परिमाप दिया है और एक दिया है 60, दो परिमाप दिया हुआ है सेंटीमीटर में। ये भी 40 सेंटीमीटर है और ये 60 सेंटीमीटर है। आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा। अब कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। समरूप जो त्रिभुज होते हैं उसमें लिखा क्या जाएगा, समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो अनुपातिक होती है। अगर मान लेते हैं कि एक त्रिभुज ऐसे है और दूसरा त्रिभुज भी ऐसे है, ये मान लेते हैं ए बी सी और ये है पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये कोण इस कोण के बराबर, ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर, ये कोण जो दिख रहा है शीर्ष कोण वो इस कोण के बराबर मानकर चल रहे हैं हम। तो इस स्थिति में बता क्या रहा है कि इसका जो परिमाप है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल और इसके त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल की जो कंडीशन दे रहा है वो 40 और 60 की दे रहा है। अगर ये 40 का होगा तो ये 60 का होगा इसका परिमाप। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज का जो समरूप त्रिभुज था उसका परिमाप अगर दिया हुआ है तो हम लोग को भुजाओं का, इसके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना होगा। तो पहले कंडीशन लेकर चलते हैं प्रश्न के अनुसार। समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं पहले। समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। भुजाओं का अनुपात, इसका मतलब हो जाएगा पहले वाला त्रिभुज और दूसरा वाला त्रिभुज का अनुपात निकालेंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी और लेकर चलेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, यानी इसके भुजाओं का योगफल जो दिया हुआ 40 संबंधे 60 दिया है। तो 40 संबंधे 60 का मतलब जो भी थी भुजाओं का योगफल था, तो ये जो मान निकल करके आएगा वो भुजाओं के फॉर्मेट में आएगा 40 और 60। ये कैंसिल आउट करेंगे तो 2 संबंधे 3 निकल करके आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग को ये पता होना चाहिए कि समरूप
जो त्रिभुज होते हैं उनके भुजाओं के वर्गों का अनुपात जो होता है उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, यानी दोनों के दोनों त्रिभुज का लेकर चलेंगे तो भुजाओं के वर्गों के अनुपात में लिखा जाता है। अर्थात भुजा का वर्ग करेंगे तो 2/3 का वर्ग के अनुपात में लिखा जाएगा। अर्थात आंसर आएगा 4/9, तो आंसर आएगा 4/9, यानी जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो 4/9 आएगा। अच्छा सा क्वेश्चन था 2 नंबर का, आसान सा प्रश्न था लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे ही ऐसे ही प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन में स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P का निर्देशांक दिया हुआ 2, -3 और एक दूसरा दे रहा है Q का मान 10, y, और कह रहा है कि इनके दोनों इसके बीच की दूरी जो है वो 10 मात्रक है। बीच की दूरी वो दे रहा है 10 मात्रक। बच्चों आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला बताया गया होगा। जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लेकर चलेंगे तो होता क्या है, अगर दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे, इन दोनों बीच की दूरी जो दे रहा है वो कह रहा है कि 10 मात्रक है। 10 मात्रक। तो अब इस 10 मात्रक का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालें और उससे तुलना करें। तो जो बच्चों ये पता होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। अगर मान लेते हैं कि बिंदु P है और दूसरा Q है तो PQ बराबर बनेगा क्या, कड़ी में बनेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां से लेकर चलेंगे तो ये x1 का काम करेगा, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का, बस मान रख देना है। तो PQ की वैल्यू दे रहा है 10 बराबर, कड़ी में लेकर चलेंगे x2 का मतलब दिया है 10 माइनस x1 का मान दिया है 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया हुआ है y माइनस y1 का मान दिया है माइनस, तो 3 हो जाएगा यानी प्लस में हो जाएगा। बच्चों ये करड़ी है, इधर करड़ी नहीं है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 100, इधर वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगा, मतलब हो जाएगा कितना 10 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, प्लस हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर, इसको इधर ले आकर घटा दें तो 100 माइनस 64 मतलब आ जाएगा 36 बराबर हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर। मतलब क्या निकला y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 36, तो y प्लस 3 बराबर हो जाएगा बच्चों करड़ी में 36, करड़ी में 36 का मतलब यहाँ प्लस माइनस लग जाएगा, मतलब क्या निकला कि y प्लस 3 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 6। तो अगर एक हम प्लस लेकर चलते हैं y प्लस 3 बराबर, अगर प्लस 6 लेकर चलेंगे तो y प्लस बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3, यानी y बराबर निकल करके आएगा 3। यदि हम लोग ये माइनस वाले साइन लेकर चलेंगे तो y प्लस 3 बराबर माइनस 6, तो y बराबर निकल करके आएगा -6 माइनस 3, उधर जाने के बाद तो y बराबर निकल करके आएगा -9। तो बच्चों y की जो y के दो मान आएंगे, एक +3 आएगा और एक -9 आएगा, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न था और ये आसान सा 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन ये देखिए जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका एग्जाम में आने के 95% चांस है। समझ लीजिए कि इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये लिखा है कि sin 3a इज इक्वल टू cos a - 26,
जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। बच्चों ऐसे अगर प्रश्न दिखे, चाहे प्रश्न जानते हैं क्या हो सकता है, प्रश्न या तो ये हो सकता है या तो ऐसे लिख सकता है tan 3a इज इक्वल टू लिख देगा cot a माइनस 26, या आपका यही लिख सकता है सेक और कोसेक के फॉर्मेट में। तो प्रश्न कुछ भी बन सकता है परंतु लगाने का तरीका एक ही है। देखिए इसमें से इसको चाहे इसको किसी एक को साइन से कास के फॉर्मेट में, चाहे कास से साइन के फॉर्मेट में बदलिए। अगर मैं इसको बदल दूं तो लिख सकता हूं मैं कास 90 माइनस 3a इज इक्वल टू कास a माइनस 26। बच्चों देखो अब क्या है कि दोनों साइड के कास कास इधर भी लिखा है, कास इधर भी लिखा है, कैंसिल आउट नहीं कराएंगे, ऐसे छोड़ देंगे, बस इसको हमसे काम लेना है। तो 90 माइनस 3a इज इक्वल टू लिखा जाएगा a माइनस 26। इस 3a को उधर भेजे, 26 को इधर साइड लाओ, 90 प्लस 26 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3a। तो ये कितना आएगा 6 9 2 11 और बराबर 4a, यानी हो जाएगा 116 बटे में 4 बराबर a। भाग दे देते हैं, 4 दूना 8 और 4 नवा 36, यानी a का जो मान निकल करके आएगा बच्चों वो आएगा 29 डिग्री। ठीक है, तो ये आसान सा और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों देखिए अगला प्रश्न जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दे रहा कि सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए इस टाइप के भी प्रश्न है, क्योंकि ऊंचाई दूरी से एक प्रश्न लगभग 95% चांस है कि ऊंचाई दूरी से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, क्योंकि ऊंचाई दूरी के लिए कम से कम वेटेज जो बनता है वो 8 नंबर का वेटेज बनता है त्रिकोणमिति से। तो ऊंचाई दूरी से एक आता है प्रश्न और 2 नंबर में या 3 नंबर में, 2 नंबर या 4 नंबर में एक त्रिकोणमिति से आता है। 6 नंबर या 4 नंबर में एक आता है ऊंचाई दूरी से। तो या तो 6 नंबर में प्रश्न पूछ ले या तो 4 नंबर में पूछ ले। देखिए ध्यान से, इसमें जो प्रश्न दे रहा है कह रहा है कि सड़क के एक ओर स्थित, तो पहले सड़क बना लीजिए, ये सड़क हो गई। अब सड़क पे कह रहा है कि एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित, अगर सड़क का एक सिरा ये है दूसरा सिरा ये है, तो एक साइड में मकान है और एक साइड में मीनार है। मान लेते हैं कि मकान ये है, ठीक है, ये मकान में मान ले रहा हूं, ठीक है, हो सकता है इसमें छोटी छोटी खिड़कियां बनी होगी, ठीक, ऐसे मकान है। फिर आगे कह रहा है कि दूसरी साइड में मीनार है, थोड़ा मीनार बड़ी होगी, मान लेते हैं कि मीनार इस टाइप का होगा, ठीक है, मीनार मान लेते हैं कि ऐसे टाइप का होगा मीनार। अब प्रश्न में क्या दे रहा है, इस मीनार को लेकर चलते हैं, मीनार को, बड़ी सी मीनार है, कि शिखर से छत के आधार, छत और आधार के अवनमन कोण, यानी यहां से एक कोण बन रहा है अवनमन कोण। अवनमन कोण बनाते समय बच्चों ध्यान देंगे कि ये वाला कोण बता रहा है कि ये 45 अंश का है, ठीक है। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि आधार, आधार का मतलब यहां से ये कोण बन रहा है ये वाला, यानी ये वाला जो कोण बना रहा है वो 60 अंश का बना रहा है। तो ये इसको अगर इसके समांतर एक रेखा खींचे ऊपर वाली लाइन के, तो ये वाला कोण जो बनेगा वो 45 अंश का बन जाएगा और ये वाला जो कोण बनेगा वो 60 अंश का बनेगा। अब इसमें क्या दे रहा है, कह रहा है कि मकान की ऊंचाई, इस साइड में मकान है और इस साइड में मीनार है, तो मकान की ऊंचाई बता रहा है कि 10 मीटर का है ये, तो मीनार कितना होगा ये पूछ रहा है। बच्चों ये 10 होगा, इसको स्मॉल h मान लेते हैं, यानी कैपिटल एच की बात करें तो कैपिटल एच बराबर स्मॉल एच प्लस 10 आएगा, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है बच्चों।
चलिए तो अब इसमें क्या काम करना है मुझे, कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है तो कितना होगा वो ज्ञात करना होगा। इसको मान लेते हैं कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और इसको ई मान लेते हैं। तो ए बी की वैल्यू को अगर x मान लेंगे तो ये भी यहां से यहां तक जो मान बताएगा ये भी x को ही बताएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो प्रश्न पे चलते हैं। हमारे पास जो डेटा पर प्राप्त है उस डेटा में दिया क्या है मान, उस डेटा में मान केवल इतना दिया है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पहले लेकर चलते हैं त्रिभुज ECD, त्रिभुज EC और D में। तो ECD में लेकर चलेंगे तो ध्यान से देखिए इस भुजा और इस भुजा में रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा tan 45 अंश बराबर h बटा में x। tan 45 अंश की बच्चों मान होता है 1, बराबर हो जाएगा h बटा में x। तिरिया गुणा करेंगे तो x बराबर निकल करके आएगा h, एक रिलेशन बन करके आ गया। पुनः लेकर चलेंगे हम लोग त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में। तो अगर ABD में लेकर चलेंगे तो बनेगा tan 60 अंश, और tan 60 अंश बराबर हो जाएगा h प्लस 10, ये वाला h और ये वाला 10, क्योंकि यहां से यहां तक 10 है और यहां से यहां तक h है। तो h प्लस 10 बटा में हो जाएगा x, इसकी वैल्यू होती है कड़ी में 3 बराबर h प्लस 10 बटा में x। तिरिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा x कड़ी में 3 बराबर h प्लस 10। बच्चों हम लोगों को जो यहाँ पे मान दिया हुआ बता दिया कि x का मान h के बराबर है, तो x की जगह हम लोग h रख सकते हैं। समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो जब समीकरण 1 से x का मान रखेंगे तो h कड़ी में 3 बराबर h प्लस 10, इसको इस साइड ले आओ तो हो जाएगा h कड़ी में 3 माइनस h बराबर 10, इसको h कॉमन ले लो तो कड़ी में 3 और प्लस माइनस 1 बराबर 10 मिलेगा, इसको उस साइड ले चलो तो h बराबर हो जाएगा 10 बटा में कड़ी में 3 माइनस 1। परमेयीकरण करते हैं बच्चों, परमेयीकरण, तो कड़ी में 3 प्लस 1 बटे में कड़ी में 3 प्लस 1, इतनी संख्या से ऊपर और इतनी संख्या से नीचे गुणा करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 10, ऊपर कड़ी में 3 प्लस 1, नीचे वर्गांतर बनेगा तो कड़ी में 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, सॉरी माइनस 1 का वर्ग, तो हो जाएगा ऊपर 10 ब्रैकेट के अंतर्गत कड़ी में 3 प्लस 1 और बटे में कितना होगा तो 3 का वर्ग यानी 3 हो जाएगा, ये माइनस 1, ये हो जाएगा 2, तो इसको हम लोग 2 लिख देते हैं। तो जब 2 आएगा तो 2 से कटाएंगे तो ये 5 आएगा, मतलब h बराबर हो जाएगा 5 ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस 1, ये मान आया h का, परंतु हमको कैपिटल H का मान चाहिए बच्चों। तो कैपिटल H का मान निकालेंगे तो क्या बनेगा, तो कैपिटल H बराबर है स्मॉल h प्लस 10। स्मॉल h की वैल्यू कितनी बच्चों, तो इसको लिखें तो हो जाएगा 5 कड़ी में 3 और प्लस 5, तिरिया गुणा किसका गुणा करेंगे और प्लस 10, यानी हो जाएगा कितना, तो 5 कड़ी में 3 और प्लस 15। इन दोनों में से बच्चों देखो कुछ कॉमन है, 5 निकाल सकते हैं, तो 5 निकालने के बाद कितना बचेगा, कड़ी में 3 प्लस 3 बचेगा, जो कि ये आंसर है, इतना ही मीटर की ऊंचाई बनेगी। ठीक है बच्चों, ये आंसर है आपका, 5 ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस 3, ये ऊंचाई है मीटर के अंतर्गत। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे की तरफ। चलिए बच्चों देखिए स्क्रीन पे एक प्रश्न लिखा हुआ है, कह रहा कि नाव की शांत जल में चाल 15 किमी प्रति घंटा, नाव की धारा की दिशा में 30 किमी जाने तथा धारा के विपरीत 30 किमी वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट में पूर्ण करती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बच्चों ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि 4 नंबर का है। इस प्रश्न के और ऐसे ही प्रश्न के 95% चांस बनते हैं एग्जाम में आने के। अगर 2-4 प्रश्न अगर हल कर लेते हैं आप तो समझ लीजिए कि एक प्रश्न पक्का ही आने वाला है। तो समझ लीजिए
कि ये प्रश्न आपके 95% चांसों में से एक प्रश्न ये जरूर है। 5% की मैं गारंटी नहीं दे सकता, इसलिए कि बोर्ड के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उसमें से हो सकता है कि एग्जामिनर दे या ना दे, लेकिन ऐसे प्रश्न पक्का आने के चांस होते हैं। ठीक है बच्चों, तब इसको ध्यान से देखिएगा। आसान सा प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है। कह रहा कि एक नाव की शांत जल में चाल 15 किमी प्रति घंटा है। नाव की धारा की दिशा में 30 किमी जाने तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस आने। मान लेते हैं कि दूरी जो दिया वो 30 किलोमीटर है और 30 किमी इधर धारा इस दिशा से इस दिशा में चल रही है, धारा इधर चल रही है, धारा है, और ये 30 किलोमीटर चलना है। तो कह रहा है कि धारा की दिशा में 30 किलोमीटर चलना भी है, यानी 30 किमी चलना भी है, और धारा के विपरीत दिशा में भी 30 किलोमीटर वापस चलना है, मतलब दूरी उतना ही है दोनों की तरफ 30 किलोमीटर। परंतु दोनों में कह रहा है क्या कि 4.5 घंटे का समय लगेगा। 30 किलोमीटर इधर चले, 30 किलोमीटर इधर चले, तो 4.5 घंटे का समय लग जाएगा। और उसमें दिया है कि नाव की शांत जल में चाल 15 किमी प्रति घंटा है। चलिए, और पूछ लिया है प्रश्न में कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि माना धारा की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा। तो बच्चों धारा की दिशा में 30 किलोमीटर धारा की चाल कितनी है? धारा की चाल तो मैंने मान लिया, नाव की चाल दे रहा है शांत जल में नाव की चाल, ये दिया हुआ है 15 किमी प्रति घंटा। बच्चों धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी? धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर हो जाएगा 15 प्लस x। बच्चों ध्यान देना, हमेशा नाव की चाल पहले रखेंगे, धारा की चाल बाद में रखेंगे, क्योंकि नाव धारा को मात दे देगी। मात देने का मतलब है विपरीत दिशा में चलेगी तो भी नाव ही चलेगी, धारा की दिशा में चलेगी तो भी नाव ही चलेगी, इसलिए नाव की चाल को प्राथमिकता पहले देंगे। धारा की दिशा में नाव की चाल इतना हो गई। अगर धारा की विपरीत दिशा में लेकर चले, विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो निकल कर के आएगा 15 माइनस x। बच्चों का क्या रहा है प्रश्न में? धारा की दिशा में 15 किलोमीटर चलना है और धारा की विपरीत दिशा में भी, सॉरी, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर चलना और विपरीत दिशा में भी 30 किलोमीटर चलना है। धारा के दिशा में 30 किमी चलने में लगा समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा में चाल। धारा की दिशा में है तो 15 प्लस x होगा। ठीक है, और इसी प्रकार धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर ही चलना है, लगा समय जो होगा वो भी हो जाएगा 30 बटा में 15 माइनस x। बच्चों आगे क्या करना है प्रश्न में ध्यान से देखते चलिए। प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला क्या है? कह रहा कि धारा की दिशा में जाना, धारा के विपरीत दिशा में जाना, दोनों में समय लग रहा है 4.5 घंटा, यानी 30 बटा में 15 प्लस x प्लस 30 बटा में 15 माइनस x बराबर 4.5 को क्या लिख सकते हैं? 9 बटा में 2। देख लो, 4 सही 1 बटा में 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1 9, 9 बटा में 2 आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। दोनों का एलसीएम ले लिया जाए, चाहे इधर से हम लोग 30 को कॉमन ले लें, तो 30 को कॉमन लेने के बाद बनेगा क्या? 1 बटा में 15 प्लस x और प्लस 1 बटा में 15 माइनस x और बराबर 9 बटा में 2। बच्चों यहां से ध्यान से देखो, तो इस 9 को 3 से कटाएंगे तो 10 हो जाएगा और ये 3 से कटाएंगे तो 3 आएगा। चलो अब इसको हल कर लेते हैं।
तो इन दोनों का यदि एलसीएम ले लें, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लगाते हैं 10 ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1/15 प्लस एक्स प्लस 1/15 माइनस एक्स और बराबर हो जाएगा 3/2। यहां से एलसीएम लेंगे तो 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स, हालांकि वर्ग के रूप में जब जाएगा ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये 10 अपने जगह पे, तो 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 3/2। बच्चों ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 और 15 30, यानी 10 गुणा 30, ये 10 और ये 30 बटा में इसको करेंगे तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर, वर्गांतर वाला फार्मूला 3/2। 3 से घटाएंगे तो एक पुनः कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10। ठीक, तिरिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा, ये 100 है, 2 का गुणा करेंगे तो 200, ये 100, 10 का गुणा 10 में 100 हो जाएगा, तिरिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200, बराबर हो जाएगा 225 और माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इस साइड लाओ, इसको उधर भेजो, तो एक्स स्क्वायर बराबर 225 माइनस 200, यानी एक्स स्क्वायर बराबर निकल करके आएगा 25, तो एक्स बराबर निकल करके आएगा 5। बच्चों इसके दो मान आएंगे प्लस माइनस, परंतु आपको प्लस लेना है क्योंकि धारा की जो चाल होगी वो धनात्मक होगी, तो इसलिए सॉरी, हाँ धारा की चाल पूछा है तो धारा की जो चाल होगी 5 किमी प्रति घंटा आएगा। धारा की चाल बराबर हो जाएगा 5 किमी प्रति घंटा। बच्चों ये आसान सा प्रश्न था, लेकिन 4 नंबर का प्रश्न है, इसको अगर ध्यान से लेकर के एक बार 2 बार आप लगा लेंगे तो ये 4 नंबर आपका बना बनाया है, ठीक है, और मैक्सिमम चांसेस हैं ऐसे टाइप के प्रश्न को आने का। चलिए आगे के प्रश्नों पे चलते हैं। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ठोस बेलनाकार के रूप में है, यानी कोई ठोस है जो बेलन के आकार के रूप में है, ऐसे। आगे क्या कह रहा है, दोनों सिरों पर अर्धगोली, दोनों सिरे अर्धगोली हैं। अर्धगोली का मतलब इसके ऊपर अर्धगोला बना हुआ है, इस साइड में भी और इस साइड में भी। ठोस की कुल लंबाई 20 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक दे रहा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। व्यास दे रहा है यहां से यहां तक, मतलब 2r बराबर दे रहा है 7, तो r की वैल्यू निकालेंगे तो 7/2 आ जाएगा। ठोस का कुल आयतन बताइए, ठोस का कुल आयतन, ठीक है, तो कुल आयतन कितना निकल करके आएगा। बच्चों ध्यान से देखो, अगर इस फिगर को अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, आधा गोला यहाँ पे, आधा गोला यहाँ पे है, यानी 2 आधा गोला मिलेगा तो एक पूरा गोला मिलेगा, बन जाएगा। और ये एक बेलन है, यानी एक बेलन है, यानी दोनों के आयतनों को जोड़ देंगे तो जो भी आएगा आयतन वही होगा। तो इसका अगर आयतन देखा जाए, आधा गोला इस साइड, आधा गोला इस साइड, तो हो जाएगा इसका आयतन 4/3 पाई r स्क्वायर, ठीक है, पूरे गोले का आयतन। अगर आधा गोला होता तो कितना लिखते, 2/3, 2/3 यानी 2 गोले हैं, तो ये 2 गोल अर्धगोलों का आयतन हो गया, प्लस हो जाएगा इसका बेलन है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, दोनों का आयतन को जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो हल करते हैं। बर्तन यानी ठोस का कुल आयतन हो जाएगा 2 गुणे 2/3 पाई r स्क्वायर और प्लस हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। बच्चों ये हो जाएगा 4/3 पाई r, सॉरी पाई r क्यू होता है, ये क्यू, और प्लस हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। मान रखते बच्चों, चाहे कॉमन ले लें, देखो यहां से कॉमन ले सकते हैं, पाई और r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 4/3 r और प्लस h हो जाएगा। मान रखते हैं बच्चों, बताया है कि पूरी ऊंचाई दिया है 20,
त्रिज्या निकल करके आई है 3.5। ध्यान से देखो 3.5 इधर होगी और 3.5 इधर हो जाएगी, मतलब टोटल कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी ऊपर और नीचे मिला करके। तो 7 अगर 20 में से निकाल देंगे तो कितना निकल करके आएगा, यानी h का मान हो जाएगा 20 माइनस 2 गुणे 3.5 लिख लें या 7/2 लिख दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो h का मान निकल करके आएगा, घटा दीजिए तो आ जाएगा 13, यानी h का मान 13 निकल करके आएगा। मान रखते हैं तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r का मान 7/2 गुणे 7/2 4/3 r का मान 7/2 और प्लस यस यानी 13। ठीक है बच्चों, ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 11 हो जाएगा। 11 7 77 बटा में 2, यहां से हो जाएगा कितना, ये से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी 7 दूना 14 बटा में 3 और प्लस 13 बटा में 1। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, ये लिख सकते हैं 77 बटा में 2, यहां से हल करेंगे तो दोनों का एलसीएम 3 होगा, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 13 3 39। ठीक है बच्चों, 77 बटे में 2 और गुणे हो जाएगा 9 4 13 यानी 53 हो जाएगा बटा में 3, दोनों का गुणा कर देंगे यानी 77 गुणा 53 जो भी आएगा आंसर बटे में आएगा 6 और यही बन जाएगा आंसर आपका। इसका गुणा करके आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब तक का ये रहा सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको ट्राई करिए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं आप उसको कमेंट में या आप इस नंबर पे, मैंने एक दिन नंबर लिया था 84 23 72 82 69, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रयास करूंगा पुनः समझाने का, ठीक है, और समझा करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो यदि पसंद आया है तो आप अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।